नमस्कार, मैं अपराजिता। आप देख रहे हैं सार्ट न्यूज। सार्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी से जन स्वराज पार्टी के बारे में, जिसके संस्थापक कह दीजिए या सूत्रधार कह दीजिए प्रशांत किशोर। तो उन्होंने फाइनली अब ये घोषणा कर दी है कि विधानसभा में वो चुनाव लड़ने वाले। तो आप इन तमाम चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, बिहार में ये नई पार्टी का आना और बाकी सारे पार्टी जो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता। मेरे ख्याल से जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, जब ये बिहार में पद यात्रा शुरू हुई थी तो उस समय से ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में काम करेगी और विधानसभा चुनाव में तो जरूर फाइट करेगी। देखिए, 1 साल पहले या 1.5 साल पहले वाले तमाम एक्टिविटीज के ऊपर हमारी पैनी निगाह थी। जन स्वराज पार्टी एक नए परिवर्तन की बात कह रही है, नए परिवर्तन की बात कर रही है बिहार में। और अब तक जो बिहार में राजनीति चलता रहा है, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वंशवाद हो या जातिवाद, इस सब तमाम चीजों से इतर प्रशांत किशोर अपनी एक लाइन लेंथ के साथ पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं। मुझे उनका एक फेमस डायलॉग आज भी याद है कि अभी तो मैंने एक बुलेट दागी है तो इतना हलचल है। मेरे पास ऐसे 10 बुलेट्स हैं, अगर मैंने दागना शुरू कर दिया तो पता नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया और नीचे से क्या खिसक गया। मतलब जो राजनीतिक जमीन है राजद या जदयू की या बीजेपी की, वो एक खुली चुनौती इन्होंने पेश किया है। और मेरे ख्याल से 2025 का जो चुनाव होने वाला है वो काफी कुछ परिवर्तित करके रहेगा बिहार में। और प्रशांत किशोर के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो एक अच्छे प्लानर रहे हैं। बीजेपी के साथ भी काम किया है, जदयू के साथ भी काम किया है, तो प्लस और माइनस तो उनको अच्छे से पता है। और इसमें कितना नुकसान वो किस पार्टी का कर देंगे यह भी कहना भी जल्दबाजी होगी, चूंकि राजनीति वो भी बिहार की नब्ज उन्होंने अच्छा पकड़ा है। सोच उनकी अच्छी है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी संख्या होनी चाहिए चुनाव में। और परिवारवाद को वो खत्म करने की बात कह रहे हैं, वंशवाद को खत्म करने की बात कह रहे हैं। और जो टिकटों का बंटवारा है उसमें ऐसा मानना है उनका कि कोई भी निर्णय वो नहीं लेंगे, जो कार्यकारिणी के लोग होंगे जैसा फीडबैक आएगा फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। तो बिहार के लिए तो काफी हलचल का विषय है। और जन स्वराज पार्टी में जिस तरीके से प्रशांत किशोर पिछले 1 साल से या कहीं उससे पहले से पद यात्रा करते रहे हैं, सभी के बीच में गए हैं और 2 अक्टूबर को संभवतः इसका वो औपचारिक ऐलान भी करने वाले हैं, चूंकि सत्याग्रह आंदोलन से काफी और महात्मा गांधी के विचारधारा से काफी प्रभावित व्यक्ति हैं। तो इनकी तो लड़ाई अब ऐसी ही होने वाली है। अब इसमें बीजेपी, जदयू या राजद हमलावर है। प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम बता रही है राजद। जदयू कह रही है कि ये तो प्लानर थे, प्लानर ही रहेंगे, स्ट्रैटेजी का आदमी रहा, स्ट्रैटेजी इन्होंने तैयार किया पार्टियों के लिए, तो इनकी भूमिका उतनी ही तक है। अब बी टीम कैसे हैं, सी टीम कैसे हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जहां तक मैं पर्सनली प्रशांत किशोर के तमाम चीजों को काफी लंबे अरसे से देख रहा हूँ। हमको आज भी याद है वो स्लोगन कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। ये भी स्लोगन प्रशांत किशोर ने ही दिया था जब जदयू के साथ वो थे। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने तो उनको जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था। तो एक लंबी सोच थी, एक लंबी लड़ाई थी। अब तो पूरा बिहार देखेगा कि क्या कुछ होना बाकी है। तो जैसे आपने कहा कि परिवारवाद, तो ऐसे में जो प्रशांत किशोर है, तो देखा जा सकता है कि वो एक तरह से खतरा है परिवारवाद के लिए। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? बिल्कुल है। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये तो सबसे बड़ी चुनौती होकर के निकल कर बाहर आएंगे। अभी देखिए, बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको हर किसी को समझना पड़ेगा। समझना ये है कि अब तक राजनीति वंशवाद, परिवारवाद से घिरा रहा है। और इस बार आपने देखा होगा, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले, लोकसभा की बात करें तो उसमें जो भी टिकटों का बंटवारा हुआ, चाहे राजद ने किया हो या जदयू ने किया हो या बीजेपी ने किया हो, शीर्ष नेताओं से लेकर, अगर हम सिर्फ मोदी को छोड़ दें और नीतीश कुमार को छोड़ दें, तो हर लोगों ने अपनी अपनी पार्टी में परिवारवाद को जगह दी, वंशवाद को जगह दी है। सभी ने तरजीह दी है। चेहरा देकर टिकट दिया गया, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। बीजेपी की सबसे बड़ी हार हुई एनडीए की। लोकसभा सीट जितना वो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो नहीं लगा पाए। बिहार में देखिए परिवारवाद का सबसे बड़ा जो झटका लगा है और वंशवाद का,
वो लोकसभा में भी लगा है, विधानसभा में देखिए अभी रुपौली उपचुनाव हुआ है, निर्दलीय विधायक जीत गए। मतलब अब पब्लिक जो है ना, ये जातिवाद और तमाम चीजों से ऊपर उठ चुकी है। नहीं तो एक अगली जाति का व्यक्ति रुपौली से विधायक नहीं होता, जबकि वहां पर जो बीमा भारती हैं, जो उनकी जाति है, और जो अगले जो उनके अपोनेंट थे कलाधर मंडल, वो भी उसी जाति से आते थे। तो पब्लिक का मिजाज बदला है अब, जो पब्लिक के बीच में नहीं है। और आप देखिए बिहार में होता क्या रहा है कि जिसकी जनसंख्या जितनी आबादी है उसको उतना सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए, मैं भी महसूस करता हूं। तो प्रशांत किशोर ने इसी चीज को हवा दी है कि जिसकी जितनी आबादी रहेगी उनकी उतनी तमाम चीजें रहेंगी। तो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर का यह कदम सच में जो भी सत्ता पार्टी के हैं या विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो जदयू बीजेपी हो या राजद हो, सभी के लिए तो टेंशन बना हुआ है और बढ़ा हुआ है। क्योंकि प्रशांत किशोर किसी आम व्यक्ति को खड़ा करेंगे, प्रशांत किशोर उस व्यक्ति को खड़ा करेंगे जो समाज के साथ दिन भर लगा रहता है या समाज के लिए काम करता है। तो यहाँ जातिवाद का तो बंधन मेरे ख्याल से बिहार की राजनीति में तो टूटना चाहिए। एक अच्छी पहल है मेरे हिसाब से, बाकी तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इधर कुछ सालों में तमाम चीज़ें बदल रही है, और खास करके पॉलिटिक्स में जैसे राजनीति की बात की जाए तो बिहार की राजनीति में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है। और वहीं बात करें जैसे लोकसभा चुनाव जिस बार का हुआ था, तो भारतवर्ष में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखे गए। तो ऐसे में ये प्रशांत किशोर का आना, फिर इन तमाम चीज़ों का होना, बदलना फिर से, तो इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? मतलब आगे जाके इसमें और क्या चीज़ें आ सकती है? देखिए, हम तो पहले ही कहे कि एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर विधानसभा में कामयाबी मिल जाती है तो फिर बिहार एक विकल्प के रूप में देखेगा प्रशांत किशोर को। और अगर प्रशांत किशोर भी उसी राह पे चल पड़ते हैं, चूंकि देखिए राजनीति में जो दावे होते हैं, जो वादे होते हैं, वो धरातल पे तब दिखता है जब आप उस चीज को पूरी तरीके से पालन करते हैं। अब एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप सत्ता में आ जाते हैं। जो हस्र देखिए, आप केजरीवाल की मैं उदाहरण देता हूँ, वो आए थे अन्ना के आंदोलन से, अन्ना आंदोलन हुआ, जन स्वराज की बात हुई, लोकपाल बिल की बात हुई, आज कुछ धरातल पे नहीं दिखता है। तो सत्ता हासिल करने के लिए बयानबाजी करना या सत्ता हासिल करने के लिए एक प्लान तैयार करना, फिर सत्ता में आकर के उन तमाम चीजों को दरकिनार कर देना, ये राजनीतिक पार्टियों की तो परिपाटी रही है। इसलिए अभी की जो सोच है प्रशांत किशोर की, वो बेहतर लग रही है अगर वो अपनी बातों पे अडिग रहे तो, और नहीं तो फिर जो बिहार में सभी पार्टियां कर रही हैं वो प्रशांत किशोर भी करेंगे। वो तो देखिए राजनीति में ये देखा भी जाता है कि स्टार्टिंग में सभी अच्छे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर आने के बाद एक बार इसमें सब एक ही रंग में मिल जाते हैं, तो कोई मतलब बनता नहीं। वैसे आप इन चीजों को कैसे अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर बहुत सारी भविष्यवाणी कर चुके हैं, भविष्यवाणी उनकी गलत भी साबित हुई है। आप लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि एकदम सुपड़ा साफ है, तो जदयू का ये होगा, बीजेपी का ये होगा। देखिए, उनकी कोई भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठती है अपराजिता, बहुत सारी भविष्यवाणियां। अब चूंकि वो रणनीतिकार रहे, बीजेपी में जब थे तो रणनीति बनाया उन्होंने, जदयू में थे तो रणनीति बनाया, कांग्रेस से डील नहीं हो पाई वो अलग बात है। मगर एक अच्छे रणनीतिकार है, मगर एक अच्छा दूरदर्शिता आ जाए या राजनीति को वो बहुत ज्यादा समझने लगे, वो अभी उसमें समय लगेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो बिहार की राजनीति है उसके मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है कि जातिवाद पर यह टिका हुआ है। अब छोटा सा उदाहरण आप नालंदा के बिहारसी विधानसभा का ही ले लें या नालंदा के अन्य विधानसभा की बात कर लें। यहाँ पर सुयोग्य बहुत उम्मीदवार हैं जो बहुत अच्छे हैं, मगर अच्छे उम्मीदवार पीछे क्यों हट जा रहे हैं? चूंकि उनको लगता है कि मेरे जाति का समर्थन, अन्य जातियों का समर्थन मुझे नहीं मिल पाएगा। तो ये अगर प्रशांत किशोर एक बड़ा बदलाव लाते हैं तो फिर जो धर्म का डर दिखाते हैं लोग कि फलना अगर जीत जाएगा तो हमारे धर्म को नुकसान हो जाएगा, फलना अगर जीत गया तो मेरे जाति को नुकसान हो जाएगा, कम से कम वो बंधन से तो बिहार मुक्त हो जाएगा। और मैं समझता हूँ इसकी जरूरत है। धर्म का भय दिखा करके कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो सांसद बनता हो चाहे विधायक, धर्म का, ये जाति का भय दिखाने वाला हर व्यक्ति अपने घर और परिवार के लोगों को संपूर्ण कर देता है। मगर जो व्यक्ति डर करके वोट उनको किया, हजारों लोग, लाखों लोग, उनका हश्र क्या है? कितने लोगों का काम करते हैं ये लोग? वो भी समझना होगा पब्लिक को कि आप विधायक चुने जाते हैं, आप मंत्री चुने जाते हैं, आप सांसद चुने जाते हैं, डेवलपमेंट किसका करते हैं आप? समाज का, शहर का, जिला का, या फिर अपने परिवार का? और हर कोई जानता है कि परिवार का ज्यादा ही विकास होता है, समाज का कम विकास होता है। तो ये भारत की राजनीति ही ऐसी बनी है। अब दूसरा, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा जैसे लोग, या
बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन गुजर गए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे सरीखे के लोग, अब ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही विरले ही होते हैं। और ऐसे लोगों का आना बिहार में, अब ऐसे लोगों से मुराद ये है कि इनकी सोच के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति। अभी हर कोई जो है अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने मुफाद से बिहार की राजनीति में एंट्री ले रहा है। कल तक जिसकी आस्था जदयू के साथ थी, टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के साथ हो गई, बीजेपी ने काट लिया तो लोजपा के साथ चली गई। कुल मिलाकर के ये जो आस्था इन लोग कपड़ों की तरह बदलता है, तो उससे डर लगता है। मगर अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो एक और मौका देखते हैं कि क्या वो कुछ कर पाते हैं, क्या कलाकारी करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कितना बोल पा रहे हैं, जितना बोल पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर हमारी पैनी निगाह रहेगी अपराजिता। तो देखते हैं। अभी तो इन्होंने घोषणा की है 2 अक्टूबर को औपचारिक घोषणा होगी। बीजेपी की बी टीम बताने वाले लोग बताए कि अब अगर ऐसा होता तो ये गांधी जी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस नहीं होते, फिर इनकी विचारधारा अलग होती। अब फंडिंग कहाँ से आता है, तो ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज किसकी फंडिंग कहाँ से आती है कोई बताने वाला नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने सब कुछ खोल कर रख दिया है, तो दिखता नहीं है। और देखते हैं फिर आने वाले वक्त में। फिलहाल तो, इतना ही। रजनीकांत जी, अगर बात की जाए बिहार की राजनीति की, तो आप इसको एक वाक्य में कैसे समेटना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे कि मतलब बिहार की राजनीति वाकई में है क्या, और ये क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम, वाजपेयी जैसे लोगों का विचारधारा होना चाहिए बिहार की राजनीति में, तभी यह राज्य विकसित राज्य होगा। एक शब्द में अगर हम बोले तो राजनीति बिहार की विरासत भी है। गणराज्य हो, आपने देखा गणराज्य की भूमि है, लोकतंत्र की भूमि है, राजनीति की भूमि है, हर चीज यहाँ से होकर ही गुजरा है। तो मैं तो कहूँगा कि पॉलिटिक्स एक अच्छा व्यवहार है, एक अच्छा धर्म है, इसको बचा ले। बाकी बिहार का जो होना होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम आप जैसे सोच के लोग, युवा पीढ़ी लोग, सब लोग चाहेंगे कि बिहार का कुछ बेहतर हो। तो मेरे तरफ से फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रजनीकांत जी, हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते रहिए साथ।